नमस्ते, वेलकम टू लेगेसी। हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ रिसर्च कम्युनिकेशन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इसके पहले हम 3 यूनिट देख चुके हैं रिसर्च के। रिसर्च क्या होती है, क्या चीज़ें मैनेजर को करनी चाहिए रिसर्च में, किन किन सिचुएशन में रिसर्च का कंक्लूजन आप यूजुअली ड्रॉ कर सकते हो। रिसर्च सस्ती नहीं होती, रिसर्च बहुत महंगी होती है। क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, रिसर्च के अंदर क्या क्या वर्ड्स वोकेबुलरी यूज होती है नॉर्मली, और रिसर्च को आपको किस सिचुएशन में यूज करना है वो अभी तक हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि रिसर्च जब हम कोई करते हैं तो हम हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली होता है एक स्टेटमेंट कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। ये जो परसेंटेज है, अगर कोई चीज है उसमें आपको परसेंटेज निकालना है उसका सॉल्यूबल्स का, प्रोडक्ट का परसेंटेज। ये जो प्रोडक्ट है उसकी हार्डनेस की वैल्यू 20% है। ये जो मार्केट है इसमें 20% प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक हाइपोथेसिस है। ये कोई भी दे सकता है, लेकिन हाइपोथेसिस को यूज करके हमें हमारा बिजनेस चेंज करना है या नहीं करना है, उसके लिए हमें उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है। उसकी टेस्टिंग की प्रोसीजर कैसी रहती है, जब हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो किस सिचुएशन में हम चेंज की तरफ जाते हैं, और किस सिचुएशन में हम चेंज को पूरी तरह से रिजेक्ट करके जो स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ से जो चैप्टर्स हैं ये थोड़े से टेक्निकल हो जाएंगे रिसर्च के लिए। तो जो एमबीए स्टूडेंट्स उनको ध्यान रखना है कि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। हम एक मैनेजर हैं, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे सामने आने वाले हैं टू डू समथिंग और टू अवॉइड डूइंग समथिंग। हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें किसी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, उसके लिए प्रोसीजर्स कैसे बनानी है, वो हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। एक सिंपल एग्जांपल उठाएंगे, उससे सारी चीजों को अजम्पशन, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारी जो डेफिनेशंस को समझ लेंगे। कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपली बिल्कुल शांति से इसको बैठ के एक बार देखना है, एक बार देखना है, एक बार समझ लेंगे साथ में, फिर एक बार खुद से पढ़ेंगे। जो चीजें हाईलाइटेड है मार्क्ड है उसको आपको रीड करना है। नोट जो है टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम देख रहे हैं कि जो रिसर्च रहती है उसके अंदर हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है। तो हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन रिसर्च के अंदर किस तरीके से होता है। तो एक हाइपोथेसिस होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं, और उसको क्रिएट किस तरह से करा जाता है, पूरी पॉपुलेशन जो रहती है उसके बेसिस पर हम एविडेंस निकालते हैं। उस एविडेंस की रिपोर्ट निकलती है, उसके अगेंस्ट हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसको हम कर देते हैं। तो स्पेसिफिकली हम क्या देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसको H0 बोलते हैं, वो क्या होता है। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर हो सकती है हाइपोथेसिस के अंदर। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर कौन कौन सी रहती है, अलग अलग सिग्निफिकेंस क्या रहती है जो टाइप 1 एरर के लिए रहती है, ताकि टाइप 1 एरर हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि टाइप 1 एरर हम नहीं चाहते कि हो। टाइप 2 हो भी जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी हाइपोथेसिस को जो हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी, कुछ नए ऑपरेशंस लगेंगे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। उन सबको हमको कंसिडर करना पड़ता है किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पूरे यूनिट में हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको उसकी टेस्टिंग किस तरह से करी जाती है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या रहते हैं, और क्या क्या प्रोसीजर रहती है टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस को। पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फिर हम अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, फिर उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन हम करते हैं, और फिर हम हाइपोथेसिस हमारा बनाते हैं। सर को समझ नहीं है, अभी देखते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल से सब चीज समझ में आना चालू हो जाएगी वेरी इजीली। नाउ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन की कोई चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, तो एक मैनेजर, एक डिसीजन मेकर को सैंपल बनाने पड़ते हैं। पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा बाहर निकालना पड़ता है, उसके ऊपर टेस्ट करना पड़ता है, और जो अजम्पशन, जो रिजल्ट आपको मिलते हैं उससे, उसको आपको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक परचेस मैनेजर है, उसके पास एक नया सप्लायर आया। उसने बोला कि मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ऐसा माल दूंगा आपको मैं, जिसकी जो क्वालिटी है वो आपके कॉम्पिटिटर से 10 गुना ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। आप मेरे से ले लो, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है बहुत अच्छा बनेगा। कार बनाता है मान लो, तो कार की ओवर बॉडी का मटेरियल चाहिए। सप्लायर ने, नए सप्लायर ने आके बोला कि पुराने सप्लायर से बहुत अच्छा मेरा मटेरियल है। तो ये जो उसने बोला वो उसका क्लेम हो गया। तो अगर तो उसका क्लेम जो है वो सही है, अगर ट्रू है, तो फिर हमको उसके सप्लायर, नए सप्लायर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर जो उसका क्लेम है वो सही नहीं है, उस केस में हमको जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उससे खरीदना चालू करना चाहिए। तो ये जो टूल है जिसके बेसिस पर हम उसके क्लेम को टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। ये जरूरी होता है मैनेजर के लिए कि जो भी चीज आपके सामने आई उसका सही या गलत आप पहले टेस्ट करो, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी वो आप पहले डिसाइड करो, उसके बाद आप कोई चेंजेस करो। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, ये एक टूल है डिसीजन मेकर के पास, जो कि वो यूज करता है। जो जो भी उसके पास चीजें आई, जो उसके पास अल्टरनेटिव्स आए, उस पर एक छोटे लेवल पर उसका सैंपल टेस्ट करता है, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेता है। तो इस केस में जो परचेस मैनेजर है वो नए सप्लायर को बोलेगा कि आप मुझे थोड़ी सी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है मुझे दे दो,
ताकि मैं उसके ऊपर टेस्ट कर सकूं, इवेल्युएट कर सकूं, उसकी स्ट्रेंथ को असल में देख सकूं कि जो तुम क्लेम बोल रहे हो वो सही में है या नहीं है, असल में वो चीज है या नहीं है, जितनी आप बोल रहे हो कि हार्डनेस उसकी अच्छी है या नहीं। अगर हमें लगेगा है तो हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमें लगेगा कि उसकी हार्डनेस अच्छी नहीं है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे उस केस में। तो जो नए सप्लायर ने हमको बोला वो हाइपोथेसिस है, वो उसका क्लेम है जिसको हमें टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। और जो प्रोसीजर्स हम करते हैं उस क्लेम को टेस्ट करने के लिए उसे हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्लियर? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। हाइपोथेसिस क्या रहता है? हाइपोथेसिस रहता है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट देना। मतलब जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें जनरली कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनमें इंडस्ट्री का एक लेवल रहता है कि जनरली 15 किलोमीटर का एवरेज कार्स देती है। ये एक हाइपोथेसिस है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे अलग अलग कार के साथ, कौन सा कितना देती है, कौन कितना नहीं देती है। तो ये जो स्टेटमेंट रहता है पॉपुलेशन के ऊपर, उसके पैरामीटर के ऊपर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। जनरली क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उस पूरे की टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसके लिए एक छोटे हिस्से को बाहर निकाल लिया जाता है उसमें से, जिसे सैंपल कहते हैं, और उसके ऊपर सारे टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं। उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम कम कम स्कोप ऑफ टेस्टिंग पर ज्यादा बड़ा रिजल्ट और ज्यादा जल्दी इफेक्टिवली सारी चीजों कर सकेंगे, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पर टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक नया सप्लायर अपने पास आया। उसने बोला कि आप मुझसे कास्टिंग खरीद लो, मेरे जो मटेरियल है, कास्टिंग जो होती है उसकी उसकी हार्डनेस जो है 20 CHN है। CHN वो रहती है क्वांटिटी जिससे हार्डनेस मेजर करी जाती है मटेरियल की। तो उसने बोला मेरी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, 20 के ऊपर की हार्डनेस है। तो इस केस में हाइपोथेसिस क्या हुआ, उसने जो बोला कि मेरी जो क्वांटिटी है वो कॉस्टिंग मोर देन हार्डनेस देन 20। एक मिनट। Okay. For example, an automobile industry has contracted new supplier to purchase castings to be used in automobile. The new supplier claims that his castings have more hardness than 20. वो बोल रहा है कि 20 से ज्यादा हार्डनेस है मेरी कम से कम। Our hypothesis, for example, in the situation could be that the mean hardness of the casting supplied by the new supplier is less than or equal to 20. तो उसने बोला कि मेरी 20 से ज्यादा है, तो हम हमारा हाइपोथेसिस बनाएंगे कि जो उसने हमें हार्डनेस दी है वो या तो 20 से कम है या तो 20 से ज्यादा है। तो 20 के इस तरफ रहेगी तो रिजेक्ट कर देंगे, 20 के ज्यादा रहेगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो मीन है, जो बीच की चीज है जहां पे हम चीजों को डिसाइड करते हैं, वो हमारा हो गया 20। वो हमने उसको मीन बना लिया, हमारा एवरेज है वो। लेकिन जब हम इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसे हम कहते हैं टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम। इस केस में हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। पहला, या तो हमने सप्लायर से बाय करें या फिर हम उससे बाय नहीं करें। दो अल्टरनेटिव हमारे पास हैं, या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। इस बात को समझो, ये आपको सुनने में सिंपल लग रही है। दो ही अल्टरनेटिव है, या तो वो जो बोल रहा है वो सही है या तो जो बोल रहा है वो गलत है। एक टाइम पे दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। इसीलिए जब भी कोई ग्रे एरिया वाली बात आएगी ना, उस केस में हम H0 को, नल हाइपोथेसिस को सही मान लेंगे। नल हाइपोथेसिस को सही मान लेंगे। अभी समझा नहीं ना, आगे समझेगा। देखो, एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी भी अल्टरनेटिव के लिए या तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं या तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बीच में नहीं रहते हैं। ये उसकी प्रॉब्लम रहती है ना। जब हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो भी हम समझ लेते हैं। जब हम टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें बहुत काम आने वाले हैं। पहला होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये होता है, एक स्टेटमेंट रहता है पॉपुलेशन के ऊपर। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होता है पॉपुलेशन के ऊपर। जब हम उसे टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास एक या उससे ज्यादा चीजें होती हैं जो कि सही हो सकती हैं। तो इसका एक पेयर जो होता है उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। देखो, हम नल हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नल हाइपोथेसिस नहीं होता है उसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, वो एग्जांपल में सप्लायर ने क्या बोला था, उसने बोला था कि जो मेरी कास्टिंग्स है उसकी जो क्वालिटी है वो 20 से ज्यादा है। ठीक है, तो 20 को हमने मीन पकड़ लिया था। तो अगर हमारी जो क्वालिटी है कास्टिंग्स की वो 20 या उससे कम रहेगी, 20 या उससे कम रहेगी, तो उसको हम H0 बोल देंगे। और अगर उसने जो हमें क्वालिटी दी वो 20 से ज्यादा है, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी है, तो उसको हम H1 बोल देंगे। वो नल हाइपोथेसिस नहीं रहेगा। अगर नल हाइपोथेसिस रहता है उस केस में कोई चेंज नहीं होता है। अगर जो उसने हमें क्वालिटी दी वो 20 से कम है तो फिर हम उसे क्यों खरीदेंगे, जिनसे खरीद रहे उससे खरीद करेंगे। उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और H1 जो होता है उसको H0 बोलते हैं। और H1 जो अल्टरनेटिव रहता है उसमें चेंज होता है, जो हम अभी कर रहे हैं उससे बदलाव होता है। ठीक है, तो हम इसे सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं इस इक्वेशन को यूज कर। ठीक है, ये हमारा मीन है 20 का।
जो नल हाइपोथेसिस रहता है वो कब होगा इस सिचुएशन में, जब आपका पॉपुलेशन 20 से ज्यादा हो जाएगा और अल्टरनेटिव 20 के इक्वल रहेगा, और अल्टरनेटिव कब होगा, जब 20 से ज्यादा रहेगा, आपका मीन से ज्यादा रहेगा। तो बोथ H0 एंड H1 एक ही टाइम पर, दोनों एक ही टाइम पर सही नहीं हो सकते, एट अ टाइम एक ही सही होगा। अगर आपने H0 को एक्सेप्ट करा तो आपको H1 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने H1 को एक्सेप्ट करा तो आपको H0 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दोनों एक टाइम पर सही नहीं हो सकते। ठीक है, क्या हम किसी भी चीज को H0 किसी को भी H1 कह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों चीजें सिमेट्रिकल नहीं होती हैं, ये दोनों चीजें बहुत स्पेसिफिक होती हैं। किस चीज को H0 लेना है, ये वो चीज होती है जहां तक आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज को H0 H1 अज्यूम नहीं कर सकते। एक रिसर्चर को H0 वो लेना पड़ेगा जो मेरा अभी स्टेटस को है, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेंटेन रहे, उसके लिए मैं H0 लूंगा, और अगर मुझे कोई चेंजेस करना है तो मैं H1 लूंगा आगे चल के। ठीक है, नाउ इसे कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए जो टेस्टिंग की प्रोसीजर रहती है उसमें हम एक बेसिक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि जो एविडेंस हमको मिल रहा है सैंपल टेस्टिंग के बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि हम नल हाइपोथेसिस को H0 को रिजेक्ट कर दें। मतलब क्या हुआ कि अगर नल हाइपोथेसिस को हमको रिजेक्ट करना है ना, तो एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे पास। ऐसे ही नहीं कि थोड़ा मोड़ा एविडेंस आपको मिल गया तो आप H0 को रिजेक्ट कर दोगे। इसका एक और मतलब है कि अगर आपको थोड़ा मोड़ा एविडेंस मिलता है तो भी आप जो डिस्प्रूव करता है H0 को, तो भी आप H0 को डिस्प्रूव नहीं मानोगे, क्योंकि H0 को डिस्प्रूव करने के बाद कंपनी को चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी प्रोसीजर के अंदर, और उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए जब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा तभी हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, वरना हम H0 को एक्सेप्टेड ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा परचेस मैनेजर है उसके पास कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो नल हाइपोथेसिस को बेटर समझ के चलता है। जो नया वाला बंदा है उसने क्लेम करा है कि उसकी जो कास्टिंग से उसकी हार्डनेस ज्यादा है कंप्यूटर से, और मीन हार्डनेस केस में हमने 20 मान के चला हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल पे अभी इसी पर अभी आना है। तो H0 क्या हो गया कि 20 या उससे कम है उसने जो हमें दी है कास्टिंग, और H1 क्या है कि उसने जो हमें दी है क्वालिटी वो 20 से ज्यादा है। इस केस में जो परचेस मैनेजर है वो रिजेक्ट कर देगा नल हाइपोथेसिस को सिर्फ इस कंडीशन में जब हमें ओवरवेलमिंग एविडेंस मिलेगा। ओवरवेलमिंग एविडेंस मिलेगा जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 या 40 हार्डनेस क्वालिटी उसकी, मतलब 20 से बहुत ज्यादा है। ओवरवेलमिंग एविडेंस मिल गया हमको, तब जाके हम H0 को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर हम नए वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मान लो हमें जो एविडेंस मिला बहुत ज्यादा माइल्ड है, छोटा सा एविडेंस मिला है कि हमारा जो कास्टिंग का है रिजल्ट चेक करने के बाद 20.1 आ रहा है, 20.2 आ रहा है, जबकि हमारा मीन 20 है। उस केस में हम H0 को ही एक्सेप्ट करके रखेंगे, भले 20 से ज्यादा है लेकिन हम छोटे मोटे नहीं, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो डिसीजन मेकर होता है उसका एक बायस रहता है नल हाइपोथेसिस की तरफ। क्यों? क्योंकि वो माइंड नहीं करता एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। जो चीज आप अभी कर रहे हो अगर आप उसको ही करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगने वाला है, इसलिए हमारा बायस रहता है इसकी तरफ। अगर हम चेंज करेंगे नल हाइपोथेसिस को तो हमें बहुत एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। नल हाइपोथेसिस को इसीलिए नल हाइपोथेसिस कहा जाता है कि अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर भी लिया तो कोई एक्शन नहीं, इट विल लीड टू नल एक्शन, कोई एक्शन चेंज ही नहीं होगा, जो चीज अभी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अगर हमारा जो परचेस मैनेजर है उसने एग्जिस्टिंग सप्लायर से खरीदना चालू रखा तो कोई चेंज ही नहीं होगा, जो चीज जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने हाइपोथेसिस को चेंज कर दिया, आपका स्टेटस को बदल गया और आपने परचेस नए बंदे से कर दिया, तो फिर सब चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप नल चेंज करने से पहले आप 10 बार सोचते हो, जो चीज अभी चल रही है कम से कम चलती रहे। ठीक है, अभी टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, दो टाइप के एरर्स हो सकते हैं। जब भी हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो हमारा बायस रहता है, हम चेंज रेजिस्टेंट रहता है, हमें चेंज पसंद नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए जो सैंपल की आप टेस्टिंग कर रहे हो उसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पॉपुलेशन का आपने सैंपल ड्रॉ कर रहा है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो आपने रिजल्ट बनाया आपने उसको पूरी सैंपल से निकाले रिजल्ट, उसको पूरी पॉपुलेशन पे लगाया, उसकी वजह से आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ करा कुछ गलत कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। उस एरर को हमने दो टाइप में बांटा हुआ है, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? देखो, पहली सिचुएशन में जब H0 ट्रू है, H0 क्या था कि हमारी जो वैल्यू है मीन की वो 20 या उससे कम है उसकी हार्डनेस, तो मतलब 20 से कम है वैल्यू, मान लो 19 है। इस केस में हमने पहले क्या करा, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और नए वाले को रिजेक्ट कर दिया सप्लायर को, तो फिर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो हमारा रिजल्ट ऐसा आया, हमारा रिजल्ट गलत आ गया, हमारा रिजल्ट आया कि 41 है हमारा हार्डनेस, जबकि असल में 19 थी, तो हमसे गलती हो जाएगी। इसको टाइप 1 एरर कहते हैं। हमने गलती से H0 को रिजेक्ट कर दिया, वो होता है टाइप 1 एरर। और दूसरा क्या होता है कि एक्चुअल में हमारी जो H0 है वो फॉल्स था, 20 से ज्यादा उसकी वैल्यू थी,
लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन में गलती हुई उसकी वजह से हमें पता चला कि इससे 25 ही आ रहा है। उस केस में हमने जो है रिजेक्ट कर दिया H0 को, और H1 को रिजेक्ट कर दिया, और H0 जो हम जिससे हम ले रहे थे उससे लेते रहे। इसको कहते हैं टाइप 2 एरर। और दूसरा क्या है, इसके करेक्ट है, जो करना था वही करा। लेकिन ये जो गलत आपने करा, ये टाइप 1 एरर रहता है जब आपने चेंज कर दिया, नए वाले बंदे से खरीदना चालू कर दिया, जबकि असल में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और दूसरा क्या रहता है टाइप 2 एरर, जब उसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन फिर भी आपने उसको मौका नहीं दिया, आप जो कर रहे थे वही करते रहे। तो नाउ सिमिलरली, तो टाइप 2 एरर क्या रहता है, जब आप H0 को रॉन्गली एक्सेप्ट कर लेते हो जबकि वो गलत था, उसको टाइप 2 एरर कहते हैं। अगर परचेस मैनेजर रिजेक्ट कर देता है H0 को, और नए सप्लायर से खरीदना चालू कर देता है जबकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है रियलिटी में, उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। और अगर वो नए सप्लायर से नहीं खरीदता है, भले उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसको टाइप 2 एरर अपन लोग कहते हैं। ठीक है, देखो, अगर नया सप्लायर है, उसने हमको बोला कि हम मेरी जो क्वालिटी है वो 20 हार्डनेस से ज्यादा है, उसने ऐसा बोला, तो हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया और H1 को सेलेक्ट कर दिया, उसे कहते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर जो रहता है, इसमें हमें कॉस्ट ज्यादा लगती है। टाइप 1 एरर जो रहता है इसमें हमें कंपेरेटिवली कॉस्ट ज्यादा आती है, और ये ज्यादा रिस्की रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि नई चीजें करनी पड़ेंगी, नया खर्चा करना पड़ेगा। और जो टाइप 2 एरर रहता है इसमें कंपेरेटिवली कॉस्ट कम रहती है, और इसमें जो रिस्क रहती है वो कम रहती है, क्योंकि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहता है। आपने भले उसकी क्वालिटी अच्छी थी नए बंदे की, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने जो कर रहे थे उसको कर रहे हैं, तो आपकी सिर्फ अपॉर्चुनिटी लॉस हुई है। इस केस में तो आपकी जो करंट प्रोसेसिंग की सारी कॉस्ट है वो पूरी बंद हो जाती है, और आपको नई तरीके से करना पड़ता है। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है सप्लायर की, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होती है। इसलिए टाइप 1 एरर को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करी जाती है। दोनों ही एरर्स वैसे तो खराब होते हैं, और हम उसको मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। और ये होते क्यों है, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन पे जब टेस्टिंग करेंगे तो एलिमिनेट होंगे, लेकिन हम सैंपल निकालते हैं, इसलिए ये सारे एरर्स हमें फेस करने ही पड़ते हैं। ये जो दोनों एरर्स होते हैं वो कई बार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हम टाइप 1 एरर को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ऐसी प्रोसेस बनाते हैं जिससे टेस्ट टाइप 1 कम से कम हो। जब हम ऐसा करते हैं तो टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए हम बेस्ट चीज यही कर सकते हैं कि हमें एक बैलेंस मिल जाए टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स के बीच में। ये बेस्ट चीज हम कर सकते हैं। जब भी हम सारे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो टाइप 1 एरर है वो ज्यादा सिवियर है टाइप 2 एरर से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने टाइप 1 एरर करा, तो रियल फाइनेंशियल कॉस्ट हमको झेलनी पड़ेगी, हमारे जेब पे सीधा सीधा खर्चा आएगा अगर हम टाइप 1 एरर कर दिया तो। अगर मान लो हमने नए सप्लायर से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए जबकि उसकी क्वालिटी असल में अच्छी नहीं है, तो हमें क्या क्या लॉस हुआ? सबसे पहली बात, हमारा जो टोटल फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो खराब हो गई। फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई क्योंकि उसने मटेरियल हमको जो दिया वो अच्छा नहीं है। फिर हमने उसको जो पैसे दिए वो ज्यादा रेट पे पैसे लेगा, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि उसकी हार्डनेस ज्यादा है, तो हमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। साथ साथ जब हम किसी चीज को चेंज करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है, नए लोगों को लगाना पड़ता है, हमको ट्रेन करना पड़ता है, नया वर्किंग बनाना पड़ता है, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, तो चेंज की भी कॉस्ट रहेगी, तो इतनी ज्यादा हमको कॉस्ट लगती है अगर हम टाइप 1 एरर कर देते हैं। उसी को अगर हम टाइप 2 एरर से अगर कंपेयर करें, तो हमारा सिर्फ अपॉर्चुनिटी लॉस लगता है, अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन की कॉस्ट है। इसीलिए जितना ज्यादा डिफरेंस रहता है टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बीच में, उतना ज्यादा नीड हमें होती है एविडेंस की H0 को रिजेक्ट करने के लिए। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की नीड जो होती है, उसके एविडेंस की नीड, स्ट्रॉन्गर एविडेंस की नीड उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा जो डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बीच में, वो जितना ज्यादा रहेगा, उतनी ही हमें अच्छे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी H0 को रिजेक्ट करने के लिए। अगर बहुत कम डिफरेंस तो हम H0 को ऐसे रिजेक्ट कर देंगे, दोनों इस केस में सिचुएशन सेम रहने वाली है। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत अच्छे एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। नाउ सिग्निफिकेंस लेवल, अभी हमने देखा कि जो टाइप 1 एरर होता है उसको ये अज्यूम करके चला जाता है कि वो ज्यादा सीरियस है टाइप 2 एरर से। इसीलिए जो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है उसको हम कम से कम रखना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इसके लिए हम एक सिग्निफिकेंस लेवल बना देते हैं जो कि लिमिट कर देता है कि लोएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंस लेवल। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो हमारा एग्जाम्पल था जिसमें हमारा मीन कितना था, 50 का था, कि उसने हमें कास्टिंग दी है, उसने बोला है कि मेरी क्वालिटी 50 की है। ठीक है, तो अगर 50 से ज्यादा होता है तो हम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमको कायदे से, लेकिन हम एक सिग्निफिकेंस लेवल बना दे रहे हैं कि अगर 50 से इतना ज्यादा भी रहेगा ना तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इस पॉइंट के आगे उसकी क्वालिटी आती है उस केस में हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे। वरना जितना ये सिग्निफिकेंस लेवल हमने बनाया है इसमें हम H0 को ही एक्सेप्ट करेंगे, थोड़े मोड़े डिफरेंस है नहीं, ताकि गलती से लेवल 1 एरर हमसे ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम सिग्निफिकेंस लेवल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
हमारा मीन कितना है 50 है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 2 एरर की उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आता है वो हमको 49 आया तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि H0 पूरा है, उसको पूरा करते रहेंगे। 51 आया तो भी हम नहीं मानेंगे। अगर 52 या उससे ज्यादा आया तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, 48 या उससे कम आया तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। मतलब समझ रहे हो कि जो स्पेसिफिक फिगर है उसके अलावा भी हम एक रेंज बना दे रहे हैं कि इतनी रेंज का अगर डिफरेंस रहेगा तो हम उसको डिफरेंस ही नहीं मानेंगे। ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है ताकि हमसे टाइप 1 एरर गलती ना हो। और समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो, सिंस हम H0 की तरफ नल मैट्रिक्स की तरफ बायस्ड है, हमें अगर उसे रिजेक्ट करना है तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत है, तो हमने एक रेंज बना दी। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि अगर 50 से कम है, 49 अगर है, अगर 50 है और 49 वैल्यू है या 51 वैल्यू है तो हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए H0 को। ये ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा 48 से अगर कम होगा या 52 से ज्यादा होगा तो ही हम उसको रिजेक्ट करेंगे। इस पूरी रेंज में हम मान लेंगे कि जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो ये सिग्निफिकेंस लेवल हमने बना दिया और ये जो ये पूरा रीजन है ना, ये वाला पूरा रीजन, इसमें हम चेंज मानेंगे ही नहीं कि कोई चेंज हो रहा है। अगर ज्यादा वैल्यू की बात करें तो इससे अगर ज्यादा रहेगा तो हम बोलेंगे कि 50 के इक्वल नहीं है, और इससे अगर कम है तो हम बोलेंगे कि 50 से कम है। तो ये जो ये बीच का है इसको सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि गलती से भी मैनेजर से टाइप 1 एरर ना हो जाए, क्योंकि उससे बहुत हैवी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अगर इसके ऊपर डिफरेंस रहेगा, इसके या इसके आगे डिफरेंस रहेगा तो ही हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, वरना हम उसको एक्सेप्ट करके चलेंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल कंक्लूजन में देखो, हमारा मीन कितना था 50, उसने बोला 50 टेस्ट करो। अगर 50 से कम होगा तो भी हम H1 को H0 को रिजेक्ट कर देंगे, और ज्यादा रहेगा तो भी रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन हमने एक रेंज बना दी, सिग्निफिकेंस लेवल बना दिया कि अब अगर 48 से कम होगा तो ही हम H1 करेंगे, H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे अगर 48 या 50 के बीच में रहा। और अगर ज्यादा में 50 से 52 के बीच में रहा तो हम H0 को एक्सेप्ट करके चलेंगे, H1 की तरफ हम नहीं जाएंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके चलेंगे। अब मान लो 53 आया तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके H1 की तरफ जाएंगे, और इधर अगर 46 आया तो हम रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर 49 आ जाता है, 46 48 आ जाता है, उस केस में हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को ही लेकर चलेंगे ताकि हमसे टाइप 1 एरर ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझने के लिए ना। तो ये डेल्टा है, इससे ये क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल, हमने कितना सिग्निफिकेंस लेवल लिया है इस केस में, देखो 5% लिया हुआ है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर हमने अज्यूम करके चला है कि हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो 0.05% है, और जब हमें स्ट्रांगली टेस्टिंग के बाद हमें एविडेंस सिर्फ 0.01 का मिलता है, उस केस में हम मान लेते हैं कि कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम नल हाइपोथेसिस को कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए जो भी हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू द सिग्निफिकेंस लेवल यूज्ड। मतलब क्या हुआ कि जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल बनाया, इस केस में हमने कितना बनाया था, यहाँ पर हमने 5% का सिग्निफिकेंस लेवल बनाया था। अगर इसी को हम 2% का बनाते तो क्या 48 में भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते? बिल्कुल कर देते। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे 5% का सिग्निफिकेंस लेवल बनाया है तो 48 वैल्यू आने पर भी हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम H1 की तरफ नहीं जा रहे, हम H0 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए जितना सिग्निफिकेंस लेवल रहता है उससे हमारा रिजल्ट, उससे हमारा कंक्लूजन बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट होता है। इसलिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कितना रख रहे हो उससे आपका कंक्लूजन जो आप ड्रॉ करोगे वो अफेक्ट करने वाला है। तो जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस रहता है उसमें ये लिमिटेशन रहती है कि वो कॉस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लिसिटली कंसीडर नहीं करता है। लेकिन जब हम ये सिग्निफिकेंस लेवल, जब हम रेंज कंसीडर कर रहे हैं तो हम हर एक वेरिएबल की कॉस्ट, अभी की कॉस्ट, फ्यूचर की कॉस्ट, आने वाली कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट को हम पहले ही कंसीडर करके चलते हैं। एक अच्छा मैनेजर जो खर्चा पहले हो सकता है, जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सब पहले ही सोच के चलता है, ताकि अगर उसने कोई बड़ा चेंज करा तो वो सारी कॉस्ट को कहाँ से पैसे लाएगा, उसको किस तरह मैनेज करना है, कितने टाइम में चेंज वो करना है, वो सब चीज वो अच्छे से प्लान कर सके। तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बीच में, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी टाइप 1 एरर की एज कम्पेयर टू टाइप 2 एरर। और जो रिस्क ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है अगर वो कम है, लोअर देन द सिग्निफिकेंस लेवल, तो हम H0 को ही मेंटेन करके चलेंगे, नल मैट्रिक्स को ही हम लेकर चलेंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम सिग्निफिकेंस लेवल बना के चलते हैं, स्पेसिफिक हमें पता नहीं रहता है तो हम एक कन्वीनियंस के हिसाब से एक सिग्निफिकेंस लेवल बना लेते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहता है, 5% 10% उतना लेकर चलते हैं कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। तो अगर सिग्निफिकेंस लेवल जो है हमारा कम है तो हमारा जो टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम है। अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल जो हमने डिटरमिन करा, बना के चल रहे हैं, वो अगर ज्यादा है तो हमारा टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। बड़ा सिंपल है समझने के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए हम बार बार उसको पढ़ रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, दो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव,
जो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक अजम्पशन लेके चलती है। एग्जांपल देखो कि एक लाइट बल्ब है, वो कितने घंटे चलता है? करीब करीब 2500 घंटे चलता है किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चर्ड लाइट बल्ब। अगर कोई स्टूडेंट है, वो किसी भी नए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा है, जिसके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 20% लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कोई कार है, उसका एवरेज माइलेज कितना है? 15 किलोमीटर पर लीटर वो देती है। ये ऑन एवरेज अजम्पशन है। ये जो पूरी पॉपुलेशन है उसके ऊपर हमने एक अजम्पशन बना लिया है, एक जनरल अजम्पशन। लेकिन उसमें जब अंदर जाओगे तो उसमें कुछ वेरिएंसेस हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को हम उठाएंगे और इसको हम टेस्ट करेंगे कि भाई 15 किलोमीटर से ज्यादा है या कम है, पर्टिकुलर कार कितना माइलेज दे रही है। जो हमने टेस्ट प्रोसीजर ऊपर देखी, उसमें भी अगर नल हाइपोथेसिस है उसको हम ज्यादा वेरिएंस देंगे, उसकी तरफ हम बायस देंगे ताकि टाइप 1 एरर हमसे ना हो जाए। ठीक, तो अब एक तो ये हुआ कि हमने पूरी पॉपुलेशन पे एक अजम्पशन बना लिया। दूसरा ये होता है कि हम दो अलग अलग टाइप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर अजम्पशन बनाकर चलते हैं। जैसे कि दो अलग अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनके स्टूडेंट्स को एवरेज सैलरी कितनी मिलती है जब वो प्लेस हो जाते हैं, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक हाइपोथेसिस हुआ। और दूसरा होता है हम एक ही पॉपुलेशन है लेकिन उसमें बिफोर एंड आफ्टर द चेंज हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर वेज रिवीजन की पॉलिसी आई कि वेज रिवीजन था कि पहले 48 घंटे काम करना था, 50 घंटे काम करना है, हर घंटे के 10 रुपए मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो किस तरह से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है वेज रिवीजन के पहले और वेज रिवीजन के बाद में, आप उन दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये भी इस हाइपोथेसिस के अंदर होता है। इस तरह के हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं, जब हम अजम्पशन लेते हैं उसको कंपेयर करते हैं। दूसरा होता है रिलेशनल हाइपोथेसिस। ये किससे कंसर्न रहता है? इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स रहते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू रहती है, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या कोरिलेशन है, उसको जो हाइपोथेसिस फिगर आउट करता है, उसको जो एक्सप्लोर करता है, उसे कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस और एक होता है कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। नाम पे मत जाओ, बहुत सिंपल है। पहला क्या हुआ? एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप ये बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर जो इफेक्ट करता है उसका क्या उस पर असर होता है। अगर एक वेरिएबल ने दूसरे पे कोई असर डाला, उस पर कितना असर हुआ, ये जो रिलेशन है, ये जो एक्सप्लेन करता है हाइपोथेसिस, उसको एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कहते हैं। एग्जांपल समझो, फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से जो फसल है वो बढ़ती है, कम होती है। तो जो फर्टिलाइजर को यूज करना है, फर्टिलाइजर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करा तो क्रॉप ज्यादा होंगे, अगर आपने कम यूज करा तो क्रॉप्स कम होंगे। तो जो क्रॉप्स हुए वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुए और जो फर्टिलाइजर का इन्फ्लुएंस हुआ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अभी फाइनेंस के साथ समझो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू द सेल्स टर्नओवर। अगर हमने एडवर्टीजमेंट की एक्सपेंसेस ज्यादा करी तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, हम जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा सेल्स बढ़ेगी। तो जो चेंज हो रहा है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो चेंज कर रहा है दूसरे को वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा टाइप होता है इसके अंदर, वो होता है कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स है, जरूरी नहीं कि वो एक ही पॉपुलेशन का, एक ही जगह का हिस्सा, अलग अलग पॉपुलेशन का हिस्सा है, अलग अलग सेक्टर्स की चीजें हैं वो, अलग अलग फील्ड्स की चीजें हैं वो, लेकिन उन दोनों में कोई रिलेशनशिप हो सकती है क्या? ये हम लाइफ में हमेशा करते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसका बचपन में आईक्यू अच्छा है, तो क्या वो एमबीए करेगा, क्या वो सीए करेगा, क्या उसका एंट्रेंस निकलेगा? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। आईक्यू तो अपने बचपन बचपन में निकलता है बच्चों का, लेकिन वो फाइनल निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है एमबीए फाइनल का, वो किस फील्ड में जाएगा, ये सब कोरिलेशनल चीजें होती हैं। अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है तो उसका क्या रिलेशन है निफ्टी के साथ, ये हम देख रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम निकालने से फाइनल ग्रेड का एग्जाम निकालने में क्या रिलेशन है? अभी ये परसेंटेज अच्छा है तो आगे भी अच्छा हो सकता है, अभी बुरा है तो बाद में बुरा होगा। ये कोरिलेशनल हाइपोथेसिस रहते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि जिसका बैकग्राउंड बीटेक एमटेक का है, बीटेक बीएससी का है, तो उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे आप देख सकते हो कि उसका आगे चल के एमबीए में वो कौन सी फील्ड ऑप्ट करेगा, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, उसके पहले चीजों के बेसिस पर आप उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कोरिलेशनल हाइपोथेसिस ये मैनेजर्स को बहुत काम की चीज आती है क्योंकि वो एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड को कोरिलेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं फ्यूचर काम के लिए। इसका एग्जांपल है कि एक साइंटिस्ट ने देखा था कि एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल कितना चेंज होता है जैसे जैसे उनकी सैलरी चेंज होती है। उसने 300 एम्प्लॉयज पर इस चीज की टेस्टिंग करी थी डिटरमिन करने के लिए कि उनकी लेवल ऑफ सैलरी कितनी है, और हर एक लेवल की सैलरी को उसने रिकॉर्ड करा था और देखा था कितने लोग सैलरी से सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है लोग सेटिस्फाइड बढ़ते हैं, सेटिस्फाइड ज्यादा होते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड वर्क होता है उनका वो भी विद द सैलरी बढ़ते जाता है। ये कोरिलेशन हाइपोथेसिस से आपको पता चलता है ना। प्रोसीजर क्या क्या रहती है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए? तो इतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज बहुत क्लियर हुई कि दो फेजेस रहते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। पहला, हम टेस्ट को डिफाइन करते हैं।
क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब चीजें हम डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है हम कंडीशन बनाते हैं कि अगर इस वैल्यू के 100 के ऊपर रहेगा, 1000 के ऊपर रहेगा, तो ही हम मानेंगे कि चेंज है, और अगर उसके नीचे है तो हम कुछ चेंज नहीं मानेंगे, उसको हम नल हाइपोथेसिस मान के चलेंगे। तो दो फेज है, दूसरे में हम कंडीशन बताते हैं किस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ वी विल यूज द टेस्ट बेस्ड एविडेंस एंड ड्रॉप ऑन द कंक्लूजन, जिससे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या हुई, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नल हाइपोथेसिस क्या है, उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, हम टेस्ट करते हैं चीजों को सैंपल की स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर। फिर हम सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन करते हैं, जो रेंज रहती है कितना परसेंटेज रहने वाला है। फिर हम एक्चुअल में टेस्ट करते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं जो हमें रिजल्ट्स मिले ऑब्जर्व वैल्यू को, जो हमने सोचा था उससे, कट ऑफ वैल्यू से, और फिर हम एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर। दिस वाज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। अगर आपको इस पूरे चैप्टर को समझना है तो आपको एक मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा इस पूरे प्रोसीजर को। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेस्ट प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं कि हमें टेस्ट क्या क्या करना है, हमें टेस्ट क्या क्या करना है वो हम बनाते हैं। फिर हम डिटरमिन करते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या रहने वाला है, H0 क्या रहने वाला है, उसको हमको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। उसके लिए हम प्रोसीजर बना दी टेस्टिंग करने के लिए। अब इसमें कुछ ना कुछ एरर हमसे हो सकता है, तो टाइप 1 एरर होता है और टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर जो होता है बहुत सीवियर होता है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है वो बहुत सीवियर लगती है। इसके लिए हम एक सिग्निफिकेंस लेवल बना देते हैं 5%, 10% का। ठीक है, अगर 5%, 10% में ही हो रहा है तो फिर चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसको ही H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर जो सिग्निफिकेंस लेवल हमने बढ़ाया है उससे ज्यादा का चेंज हो रहा है, तो फिर हम H0 को अवॉइड करते हैं और फिर हम H1 को, जो दूसरा हाइपोथेसिस को लेकर चलते हैं। इसीलिए किस लेवल पर आपको H0 को अवॉइड करना है, क्या सिग्निफिकेंस लेवल रहने वाला है, वही एक रिसर्च मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। दिस वाज द चैप्टर। टेक केयर।